एग्ज़ामिनेशंस में सबसे पहले हम जनरल फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन देखते हैं, जिसमें हमने ओवरऑल पेशेंट को देखना होता है। तो जो जनरल फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन होती है वो तभी स्टार्ट हो जाती है जब आप अपने क्लिनिक में बैठे होते हो और पेशेंट आपके पास जो है ना दरवाजे से एंटर होता है। दरवाजे से एंटर होता है पेशेंट को आपने ओवरऑल देख लेना है, पेशेंट आपको कैसा नज़र आ रहा है, जनरल अपीयरेंस कैसी नज़र आ रही है। वहाँ से ही पेशेंट की जो एग्ज़ामिनेशन होती है वो जनरली स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कि अब आपको ही लुक्स वेल और ही लुक्स माइल्डली इल और स्वेयरली इल, अब आपको कैसा नज़र आएगा वो आपको देखने से पता चल जाएगा। ठीक है, जनरल अपीयरेंस के बाद आता है पोस्चर एंड एटीट्यूड, कि पेशेंट जो है वो आपको किस तरह से बैठा हुआ है, आपके सामने किस पोस्चर से बैठा हुआ है। अगर कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट होगा तो उससे बिल्कुल सीधा लेटा नहीं जाएगा, क्योंकि सीधा लेटने से पता है उनकी सांस में मसला हो जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह एयरवेज का जो ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट होगा उसकी भी पोस्चर एंड एटीट्यूड चेंज हुआ होगा। इसी तरह जो एब्डोमिनल कॉलिक की पेन हो रही होगी वो भी रेस्टलेस बैठे होंगे, बैठा नहीं जाएगा उनसे। ठीक है, पेट पे हाथ रखा होगा उन्होंने। और इसी तरह आपके पास मेनिंजाइटिस के पेशेंट्स होंगे, उनको गर्दन में दर्द हो रही होगी। तो इस तरह से डिफरेंट पोस्चर्स एंड एटीट्यूड होते हैं। जब सबसे पहले आपने जनरल अपीयरेंस देखी, फिर आपने पोस्चर एंड एटीट्यूड देखा पेशेंट का, फिर कॉन्शियस लेवल देखा पेशेंट का कि वो आपको अलर्ट नज़र आ रहा है, बिल्कुल आपकी बातों को सुन रहा है, या कन्फ्यूज़्ड है, उसको नहीं पता मैं कहाँ आ गया हूँ, उसको नहीं पता मैं हॉस्पिटल हूँ कहाँ पर हूँ, कन्फ्यूज़्ड है, ड्राउजी है, उसको नींद आ रही है। ठीक है, या वो थोड़ा सा ड्राउजी हुआ हुआ है, या डीपली अनकॉन्शियस है, बिल्कुल भी होश पड़ा हुआ है आपके सामने। तो कॉन्शियस लेवल पेशेंट का देख लेना आपने। फिर फिज़ीक देख लेनी है पेशेंट की। फ़िज़ीक आपने जनरल उसकी देख लेनी है कि वो आपको उसका हाइट एंड वेट आपको कैसा लग रहा है। वो कोई छोटा तो नहीं लग रहा, ज़्यादा मोटा तो नहीं है, पतला तो नहीं है, मैल अब्जॉर्प्शन तो नहीं उसकी लग रही, बिल्कुल ही वो लीन सा हो गया हो। ठीक है, या उसके अलावा आपने उसका ओवरऑल देख लेना है कि हाइट आपको कैसी नज़र आ रही है। ठीक है, जैसे हाइट फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो ड्वार्फिज्म के लोग होते हैं बिल्कुल उनकी हाइट वगैरह डिफरेंट होती है। ठीक है, एक होती है हमारी सिटिंग हाइट। ठीक है, ये आगे लिखा भी हुआ है कि एक हमारी होती है सिटिंग हाइट, के पेशेंट जो होता है ना वो ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये लड़की बैठी हुई है, तो सिटिंग हाइट एक होती है, और एक होती है वो हाइट जो हम हाइट नहीं होती, हम देखा ये सिटिंग हाइट होती है, और एक होता है कि हम फुली अपनी आर्म्स एक्सटेंड कर लेते हैं, और एक हाथ की मिडल फिंगर से लेकर दूसरे हाथ की मिडल फिंगर तक जो है ना एक हमारी लेंथ होती है। तो नॉर्मली जो हमारा होता है ना सिटिंग हाइट वो हाफ होती है टू द वो जो एक्सटेंडेड है एक्सटेंडेड जो हमारे आर्म्स होते हैं उनकी उनसे। ठीक है, हाफ होती है। लेकिन ऑब्वियसली जो मार्फन सिंड्रोम के लोग होंगे उनका आपको पता है कि उनके हाथ पाँव कितने बड़े बड़े होते हैं, तो उनकी हाथ पाँव बड़े होंगे, इट मीन्स कि उनकी जो आर्म स्पैन होगा वो मोर देन डबल होगा सिटिंग हाइट के। ठीक है, एकॉन्ड्रोप्लेजिया का आपको पता होगा, वो जो छोटे छोटे बोने लोग होते हैं उनके आर्म्स एंड लेग्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, मार्फन्स में बड़े होते हैं, इनमें छोटे होते हैं, तो उनकी सिटिंग हाइट जो होगी वो मोर देन होगी लेंथ ऑफ द लेग्स एंड फीट। ठीक हो गया, ट्रंक उनकी नॉर्मल होती है। फिर जो ड्वार्फिज्म के लोग होंगे वो ओवरऑल आपको छोटे नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। फिर आती हैं हैंड्स की एग्जामिनेशंस। ठीक है, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की जब आपको कमांड मिलती है तो आपने सबसे पहले पेशेंट को ओवरऑल देखा। ठीक है, उसमें बेटर ये होता है, मतलब होता ही ये है कि हमारा जो इधर पाकिस्तान में सिखाया जाता है वो हमें ये कहते हैं कि सबसे पहले आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करें। तो सबसे पहले आप पेशेंट की जो है राइट साइड पे जाएंगे, उससे कंसेंट लेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर XYZ है, मैं आपका मुआयना करने लगा हूँ, और उम्मीद है कि आप ताउन करेंगे और दौरान मुआयना आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अगर आपको कोई तकलीफ़ होती है तो आप मुझे बता दें, मैं मुआयना जो है वो रोक दूँगा। ठीक है, और फिर आपने वो जनरली उससे पूछ लेना आपको जिस्म में कहीं किसी हिस्से में दर्द तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से पेशेंट का नाम वगैरह थोड़ा सा पूछ लें अगर, तो बेहतर है। फिर आप चले जाएंगे उसके फुट एंड पे जाके आप ओवरऑल पेशेंट को ऊपर से लेकर नीचे तक देखेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है, फिर आप उसका थोड़ा सा पेट की वो जो मूवमेंट हो रही होती है उसकी रेस्पिरेटरी रेट आपने थोड़ा सा घड़ी की तरफ देख के ना कैलकुलेट सा कर लेना है। ठीक है, जस्ट टू शो। और रेस्पिरेटरी रेट आपने कैलकुलेट कर लिया, और फिर आप चले गए दोबारा से राइट साइड पे पेशेंट के, जैसे कि ये लड़का यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, और जो है ये अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, मैक्लोइड की वीडियो ही है, तो सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन वगैरह किया। यहाँ पे तो वो हैंड की एग्जामिनेशन करने लगा है, तो हैंड्स की एग्जामिनेशन के लिए उसने सबसे पहले ओवरऑल जो है सबसे पहले जो हैंड्स की एग्जामिनेशन पे देखना है वो जैसे कि यहाँ पे देख रहा है, उसने हैंड्स की शेप को देखना है। ठीक है, शेप ऑफ हैंड्स देखना है, उसकी कोई उंगली छोटी तो नहीं है, टूटी तो नहीं हुई, ज़्यादा उंगलियां तो नहीं है, पॉलीडेक्टिलिटी। ठीक है, ये देख लिया उसने।
ठीक है। और ओवरऑल जो है उंगलियों के साइज़ वगैरह देख लिया आप, ठीक है। जैसे एक्रोमेगली की उंगलियां जो होती हैं बड़ी बड़ी होती हैं, ब्रॉड होती हैं। शेप देख ली पेशेंट्स की जो उंगलियां उनकी, ठीक है। फिर पेशेंट्स की शेप एंड साइज़ देखने के बाद आ जाते हैं हम पेशेंट्स के नेल्स पर, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे ये उंगलियां देखने के बाद ओवरऑल इंस्पेक्शन के बाद वो नेल्स देख रहा है, ठीक है। नेल्स पे क्या क्या देख रहा होगा, पैलर देख रहा होगा, कहीं पैलर तो नहीं हुए हुए नेल्स जो है वो पेलर तो नहीं है, बिल्कुल उनका रंग उड़ गया हुआ है। जैसे नॉर्मली हमारे नेल्स के अंदर रेडनेस होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है पैलर लोगों में, ठीक है। फिर साइनोसिस देख लें कि नेल्स कहीं ब्लू तो नहीं हुए हुए। फिर कोइलोनिकिया देख लेना। कोइलोनिकिया क्या होता है कि वो स्पून शेप नेल्स हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, वो देख लिया, ठीक है। क्लबिंग देख ली। तो जब आपने ये एक्सप्लेन करना है ना अपने एग्जामिनर को, तो आपने इस तरह से बोलना है कि ये आपने नेगेटिव्स, इंपॉर्टेंट नेगेटिव्स हैं, आपने बोले नो पैलेट, नो साइनोसिस, नो कोइलोनिकिया एंड क्लबिंग, ठीक है। मुझे नज़र नहीं आई। कोइलोनिकिया में आपने देख लिया, फिर क्लबिंग देख ली। क्लबिंग जो होती है वो आप जो है देखोगे किस तरह से, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेल्स में आपने पैलर देख लिया। पैलर इन्होंने बताया हुआ कि अनीमिया के लोगों में वो जो पैलर हो जाता है, और साइनोसिस क्या होती है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है। फिर कोइलोनिकिया उन्होंने बताया हुआ स्पून शेप नेल्स होते हैं लॉन्ग स्टैंडर्ड आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की वजह से, ठीक है। फिर क्लबिंग आ जाती है। क्लबिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लबिंग जो होती है ना, उसकी डिफरेंट चेंजेस आती हैं, आपको उसकी स्टेजेस आनी चाहिए। वो मैं स्टेजेस आपको ना पिक्चर की फॉर्म में बता देती हूँ, ठीक है। आपको उसकी स्टेजेस ऑफ क्लबिंग में पूछते हैं तो वो आना आना चाहिए, ठीक है। ये कोइलोनिकिया दिखाया हुआ है। नॉर्मल एंगल जो होता है वो हमारा इस तरह से होता है ना, ठीक है। ये बेस ऑफ जो बेस होती है नेल्स की, यहाँ से, और हम नेल्स को देखते हैं। तो ये जो नॉर्मल एंगल होता है इस तरह से हमारा बन रहा होता है, लेकिन क्लबिंग में जो एंगल होता है ना, ये लॉस होना शुरू हो जाता है, फिर अल्टीमेटली बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये हमने क्लबिंग में नोट करना होता है। ये देखिए क्लब नेल होता है विद नॉर्मल एंगल, ठीक है, इस तरह से। फिर एंड पे ड्रम स्टिक हो जाता है, इसको हम देखते हैं। अच्छा, पेशेंट को आपने कैसे क्लबिंग का पता लगाना है, इसमें एक साइन होता है शामरोज साइन, ठीक है। कि उनको कहते हैं कि अपनी दोनों उंगलियां ना बिल्कुल एक दूसरे के साथ जोड़ लें, ठीक है। तो नॉर्मली जब हमारा वो होता है तो उनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं होती, सॉरी स्पेस होती है। जैसे आपको ये नज़र आ रही है ना, ये स्पेस नॉर्मली नेल्स के दरमियान में होती है, लेकिन क्लबिंग के अंदर देखें ये बिल्कुल स्पेस ख़त्म हो गई है। सो दिस शोज़ द क्लबिंग, शामरोज साइन होता है, ठीक है। और ये जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उनको हम इस तरह से फील करते हैं। इसकी स्टेजेस आपने याद करनी है, वाइवा में आपको पूछते होते हैं कि क्लबिंग की स्टेजेस बता दें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, नॉर्मली हमारा अपेरेंस होती है, एंगल होता है, ठीक है, बट इंक्रीज फ्लक्चुएंसी ऑफ द नेल बेड, ठीक है। फ्लक्चुएंसी हमने देखनी होती है, वो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमने दोनों उंगलियां साइड्स पे रख के उसकी थोड़ी सी फ्लक्चुएंसी देखनी है कि फ्लक्चुएशन हो रही है। उसके बाद हमने क्या होता है, स्टेज 2 में लॉस ऑफ एंगल हो जाता है, एंगल लॉस हो जाता है नेल और नेल बेड के दरमियान में, ठीक है। फिर क्या होता है कि उसका कर्वेचर ज़्यादा हो जाता है, पहले एंगल लॉस हुआ फिर कर्वेचर ज़्यादा हुआ, और अल्टीमेटली ड्रम स्टिक अपीयरेंस आ जाती है, ठीक है। ड्रम स्टिक अपीयरेंस उसमें क्या होता है कि टर्मिनल फेलेंक्स जो होता है वो एक्सपैंड कर जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि नॉर्मल अपीयरेंस नज़र आ रही है आपको, फिर क्या और फ्लक्चुएंसी जो हो रही है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो है वो एंगल लॉस हो गया, फिर कर्वेचर ज़्यादा हो गया, और अल्टीमेटली ड्रम स्टिक अपीयरेंस आ गई है, ठीक है। ये देखें, ये फ्लक्चुएंसी इस तरह से चेक करते हैं, दोनों उंगलियां साइड्स पे रख के ना हम चेक करते हैं। फिर इन्होंने ये शामरोज साइन दिखाया हुआ है, जो मैंने आपको दिखाया कि जो है इस तरह से हम पेशेंट को कहते हैं कि फिंगर्स ऐसे करें, और फिर हमने एंगल चेक करना होता है, ठीक हो गया। फिर ये देखें कि अल्टीमेटली जो है ना बिल्कुल ही ड्रम स्टिक अपीयरेंस आ गई है पेशेंट की नेल्स की, तो ये क्लबिंग होती है, ठीक है। ये अभी हम बाद में आई की एग्जामिनेशन करते हैं। ये देखें पैलर ऑफ नेल्स दिखाए हुए हैं, इस तरह से हमने नेल्स के पैलर नोट करना है। ये कोइलोनिकिया है जिसमें स्पून शेप नेल्स हो गए हैं, ठीक है। और साइनोसिस मैंने क्या था, ये साइनोसिस है, ठीक है, जो हम नेल्स पे चेक कर रहे होते हैं, ब्लूइश सा हुए होता है, ओके। इसमें एक हमने शामरोज साइन देख लिया, वो हम क्लबिंग के लिए चेक कर सकते हैं, और दूसरा होता है कार्ड मेथड, ठीक है। आपके पास एक कार्ड होना चाहिए, उससे आप बिल्कुल जो है ना कार्ड को ऐसे नेल्स के ऊपर साइड से मतलब ऐसे रखते हो, ठीक है, और साइड से देखते हो बिल्कुल उसके लेवल पे आके कि कहीं वो कार्ड और उसके दरमियान में, नेल के दरमियान में जो है ना कोई अगर होल होगा मीन थोड़ी सी आपको नज़र आ रही है, इट मीन्स के क्लबिंग नहीं है, ठीक है। और अगर वो बिल्कुल कार्ड उसके साथ चिपक गया ना आपके नेल्स के साथ, ठीक है, तो उसका मतलब कि क्लबिंग हुई है, ठीक है। ये कार्ड
मेथड होता है और ये शामरुद से ईजी होता है, मतलब उसमें पेशेंट को ना आपको कमांड देनी पड़ती है, पेशेंट को समझ नहीं आ रही होती कि मैंने उंगलियों को कैसे करना है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें कार्ड मेथड में ना आप खुद ही सारा कुछ चेक कर लेते हो पेशेंट का। अच्छा, दूसरा जो क्लबिंग में पेशेंट आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वो एग्जामिनर्स, वो होते हैं कॉजेज़ ऑफ क्लबिंग क्या है। तो कॉजेज़ ऑफ क्लबिंग में रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर हो सकती है, या जीआईटी की कोई डिजीज़ हो सकती है। रेस्पिरेटरी डिजीज़ में क्या हो सकता है कि कोई भी क्रोनिक, ठीक है, सपोरेटिव कंडीशंस लाइक लंग एब्सेस है, ठीक है, एम्पाइमा है, और ब्रोंकिक्टेसिस है, कार्सिनोमा भी लंग जो है ये भी क्रोनिक स्टेट्स होती हैं। क्लबिंग एकदम तो नहीं हो जाती ना, कोई क्रोनिक स्टेट चल रही हो तो उसकी वजह से होता है। फाइब्रोसिंग भी जो होती है वो भी एक क्रोनिक स्टेट होती है, ठीक है। फिर कार्डियोवास्कुलर में साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है जिसमें टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो आ जाता है, और ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ठीक है। फिर थर्ड और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लोगों में भी क्लबिंग हो सकती है। इसके अलावा जीआईटी डिजीज़ेस जैसे क्रोहन्स है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, और इसके अलावा अगर हम लिवर की बात करें तो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है, मैलअब्सॉर्प्शन सिंड्रोम्स हैं, इन सब में क्लबिंग होती है। तो कॉजेज़ ऑफ क्लबिंग जो है ना वो आपसे पूछ रहे होते हैं, वो ठीक हो गया। उसके बाद हमने स्प्लेंटर हेमरेजेस देखने होते हैं। स्प्लेंटर हेमरेजेस जो होते हैं ये एक्चुअली आपको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो लोग होते हैं ना उनके अंदर आपको मिल रहे होते हैं। इस तरह की स्ट्रीक्स आपको नज़र आती हैं रेड कलर की, इनकी पिक्चर भी मैं आपको दिखा देती हूँ स्प्लेंटर हेमरेजेस की। इस तरह से आपको नेल्स के ऊपर आपने ये देखने होते हैं। फिर ल्यूकोनेकिया देखना होता है। ल्यूकोनेकिया में क्या होता है कि वाइट पैचेस होते हैं नेल्स के ऊपर, ठीक हो गया। और वाइट पैचेस जो होते हैं ये भी कोई एल्ब्यूमिन कम हो जाए उसकी वजह से होता है। फिर पेटिंग ऑफ नेल्स आपने देखने होते हैं, छोटे छोटे पेट्स नज़र आ रहे होते हैं नेल, जैसे आपको ये फिगर में भी दिखाया हुआ है, छोटे छोटे पेट्स नज़र आते हैं, ठीक है। पी फॉर पेट्स एंड पी फॉर सोरियोसिस। तो सोरियोसिस के लोगों में आपको पेटिंग नज़र आती है, ठीक है। तो ये नेल्स पे आपने सारा कुछ देखना है। सो स्प्लिंटर हेमरेजेस आपको इस तरह से नज़र आएंगे, रेड कलर के इस तरह से भी नज़र आ सकते हैं। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की निशानी होती है। ल्यूकोनेकिया है, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, ठीक है, एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी की वजह से, और ये पेटिंग ऑफ नेल्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। इस तरह से पेट्स बन जाते हैं इन द सोरियसिस। तो ये सब कुछ आपने नोट करना होता है नेल्स के अंदर। तो इस तरह से सारे नेल्स आपने एग्जामिन कर लिए पेशेंट के, ठीक है। मैक्लॉइड की वीडियोज़ हैं ये। तो इस तरह से जो है वो आपने सारे नेल्स एग्जामिन कर लिए पेशेंट के दोनों हाथों के। अच्छा, उसके बाद हमने ना फिंगर्स एग्जामिन करनी है पेशेंट की, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। फिंगर्स की एग्जामिनेशन के लिए देखें किस तरह से हमने उसके नोड्स एग्जामिन करने हैं। कौन कौन से ऑस्लर्स नोड्स हमने एग्जामिन करने हैं, हेबर्डन नोड्स करने हैं, कोई जॉइंट की डिफॉर्मिटी तो नहीं है आपको नज़र आ रही, ठीक है, कोई भी किस्म की। इसमें जो मेजर चीज़ें ना वो मैं आपको बता देती हूँ। ये नोड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको नज़र आते हैं ना ए पे, ठीक है, ये जो आगे की तरफ हैं, दीज आर द हेबर्डन नोड्स, ठीक है, दीज आर द हेबर्डन नोड्स जो आपको इधर नज़र आएंगे। और ये आपको हाथ लगा के पता चलेंगे, जैसे ये लड़का जो ये कर रहा है ना, हाथ लगा लगा के चेक कर रहा है, हेबर्डन नोड्स और बोशार्ड्स नोड्स, ठीक है। ये इस तरह से आपने चेक करने हैं। और नोड्स चेक करते हुए जो है आपने स्पेशली जो ऑस्लर नोड्स हैं जो आप फिंगर की जो टिप है उसके ऊपर करोगे, वो वाले जो नोड्स हैं वो आपने एग्ज़ामिन करते हुए पेशेंट के फेस की तरफ लाजमी देखना है। ये देखते हुए कि ये चेक करने के लिए कि कहीं पेशेंट को टेंडरनेस तो नहीं है, कि मैं नोड्स को एग्ज़ामिन कर रहा हूँ और पेशेंट को दर्द हो रही हो, ठीक है। तो साथ साथ पेशेंट के फेस को ज़रूर देखना है। तो ओस्लर नोड्स आपने चेक कर लिए जो आपको पल्प्स ऑफ फिंगर्स पे नज़र आते हैं। हेबर्डन नोड्स आपने चेक कर लिए। ऑस्लर नोड्स जो होते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में होते हैं। हेबर्डन नोड्स जो होते हैं आपको पता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में होते हैं, ठीक है। जॉइंट डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं, लाइक स्पिंडल शेप्ड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की आपको पता है कि बहुत सी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, स्वान नेक हो गई, और इस तरह से जो है वो बटन होल हो गई, जी डिफॉर्मिटी हो जाती है, इस तरह की सारी आपने देखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाली वही है कि मार्फन सिंड्रोम की उंगलियां जो होती हैं वो इस तरह से होती हैं। अच्छा, उसके बाद आपने एग्जामिन करना है क्या, पाम को, ठीक है जी। अब पाम को एग्जामिन करने लगा है, तो पाम को एग्जामिन करने से पहले आपने देख लेना है पाम का कलर कैसा है। और कलर ये होता है कि आपने अपने जो हैंड है ना उसको पेशेंट के दोनों हाथों के दरमियान में रख लें और चेक कर लें, अपने हाथों के साथ कंपेयर कर लें। आपको खुद अनेमिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप अनेमिक नहीं है, अपने हाथों को पेशेंट के हाथों के साथ कंपेयर करें, मतलब पेशेंट के हाथ अपने हाथों के साथ कंपेयर करें और चेक करें कि कहीं पेशेंट के हाथ जो है वो पालर तो नहीं है,
ठीक है। फिर पामर एरिथमिया चेक करना है आपने। इसमें जो हाइपोथेनार और थेनार एमिनेंस होती हैं उनके ऊपर आपने रेडनेस चेक करनी है कि वो कोई रेड तो नहीं हुए हुए ज़्यादा, ठीक है, जो कि आपको नॉर्मली भी मिलते हैं, लेकिन रेड अगर ज़्यादा हो तो दिस इज़ अ साइन ऑफ हेपेटिक फेलियर, प्रेगनेंसी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव थेरेपीज होती हैं, ठीक है। ये हैबेडन नोड्स और बुशार्ट नोड्स आपको दिखाए हुए हैं, या पैल्पेट करके ही आपको पता चल सकते हैं, मोस्टली नज़र भी आ रहे होते हैं, लेकिन इस तरह से रूमेटॉइड अर्थराइटिस की डिफॉर्मिटीज़ आपको पता होंगी, ठीक है, डिफरेंट होती हैं, वो आपने चेक कर ली, ठीक है। स्वेटिंग जो होती है ना, स्वेटिंग वो आपको हाथ लगाने से पता चलती है, तो आपने स्वेटिंग के लिए पेशेंट के हाथों को ऐसे थोड़ा सा हाथ लगा के ना तो चेक कर लेना है कि कहीं स्वेटिंग तो नहीं हो रही। एंजाइटी की वजह से हो सकती है, थायरोटॉक्सिकोसिस की वजह से हो सकती है। एंजाइटी की वजह से हाथ ठंडे होंगे और थायरोटॉक्सिकोसिस में गर्म होंगे। फिर आपका आता है ड्यूपिट्रेंस कंट्रैक्चर, ठीक है, ये आपके पामर फेशिया की थिकनिंग होती है। और अब ये जो लड़का है ना, अब ये उसी को चेक कर रहा है, पामर फेशिया की थिकनिंग को चेक कर रहा होगा वो, ठीक है। तो ओवरऑल वो सारी फिंगर्स के फेशिया को ही ऊपर ऊपर से सारा चेक कर रहा है। तो ये वैसे जो आपका फेशिया होता है ना, ये रिंग और लिटिल फिंगर्स की जो एरिया होता है वहाँ पे कंट्रैक्चर हो जाता है, तो उसको आप चेक कर रहे होते हो, ठीक है। तो हैंड्स की एग्जामिनेशन ही अभी तक हम करते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले जो है वो पेशेंट के जो है किसको देखा कि सबसे पहले हम पेशेंट के नेल्स को देखा, ठीक है। वहीं से हमने सारे नोड्स वगैरह चेक कर लिए, हाथ वगैरह, नेल्स वगैरह, फिंगर्स चेक कर ली, और फिर हमने पाम की एग्जामिनेशन कर ली है। तो ये हमारा हो गया हैंड की एग्जामिनेशन। सो ये ऑस्लर नोड्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि मोस्टली आपको प्रॉक्सिमल जो फेलेंक्स होता है ना, प्रॉक्सिमल जो एंड होता है यहाँ पे नज़र आते हैं। सॉरी, डिस्टल है पल्प ऑफ फिंगर, ठीक है, यहाँ पे ऑस्लर नोड्स नज़र आते हैं। सो ये भी ऑस्लर नोड्स होते हैं, थोड़े से रेडनेस हुई हुई है। और ये हमारी आ जाती है जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो नोड्स होते हैं, ठीक है। आगे की तरफ जो है ये है बर्डन नोड्स होंगे, ठीक है, और ये आपके बुशार्ड नोड्स होंगे, ठीक है, जो आपको बाहर निकले नज़र आ रहे हैं। ओके, ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं हैंड्स की, वो आपको देखते ही नज़र आ जाती है ना, देखें किस तरह से डिफॉर्मिटीज़ हुई हुई हैं, ठीक है। और इसमें ये वाली जो है ये स्वान नेक डिफॉर्मिटी है, जिसमें जो डिस्टल फेलेंक्स है, डिस्टल जो इंटरफ्रेंजियल जॉइंट है ना, उस वहाँ पे फ्लेक्शन हुई हुई है और पीछे एक्सटेंशन है, ये दिस इज़ द स्वान नेक डिफॉर्मिटी, ठीक है। ये भी स्वान नेक डिफॉर्मिटी है जिसमें डिस्टल जो है हुई हुई है, ठीक है, और ये डेविएशन ऑफ फिंगर्स दिखाई हुई है। दिस इज़ द बटन होल या बोटनियर्स डिफॉर्मिटी, जिसमें जो प्रॉक्सिमल वाला है ना इंटरफ्रेंजियल जॉइंट, उस पर फ्लेक्शन हुई हुई है और आगे एक्सटेंशन है, ठीक है, ये भी इन्होंने दिखा दिया। और ये जी डिफॉर्मिटी ऑफ थंब है, जी बना हुआ है एक, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। ये पाम पे हम चेक कर रहे हैं एरिथमा, ठीक है, रेडनेस हम सारी चेक कर रहे हैं, देखिए किस तरह से रेड हुई हुई है, ये भी हम चेक कर रहे होते हैं हाइपोथेनार एमिनेंस पे, और जो थेनार एमिनेंसीज होती हैं उनमें मोस्टली। ये ड्यूपिट्रेंस कंट्रैक्चर है, देखें कि फोर्थ फिंगर के जो होती है वहाँ पे हुई हुई है, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रहा होता है ये। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ हैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट से जो है हम फर्दर चेक करते हैं, बल्कि नेक्स्ट जो है ना, इसके आपने पल्स एग्जामिन कर लेनी है। पेशेंट की पल्स एग्जामिनेशन हमने CVS में कर ली थी। पल्स लेने के बाद आपने जो है पेशेंट का ब्लड प्रेशर ले लेना है, ठीक है। ब्लड प्रेशर का भी हमने चेक कर लिया था, और इसके अलावा फिर ब्लड प्रेशर चेक करते साथ ही हम पेशेंट को कहेंगे कि ये थर्मोमीटर जो है ना अपने जो है आर्मपिट में रख लें, ठीक है, बगल के नीचे रख लें, और फिर जब ब्लड प्रेशर आप ले लोगे साथ ही आप थर्मोमीटर नोट कर लोगे, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट हमने पहले ले लिया था, ठीक है। तो ये वाइटल्स आपने सारे ले लिए होते हैं। उसके बाद आप फेस की एग्जामिनेशन पे आ जाते हो। तो नेक्स्ट पार्ट से ना हम फेस की एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे। अभी तक मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पे ओवरऑल पेशेंट की लुक देख के और एग्जामिनेशन ऑफ हैंड्स करने हैं, उसके बाद वाइटल्स जो बाकी 3 रह गए थे वो ले लिए, और फिर आपने फेस पे आ जाना है। तो नेक्स्ट से हम फेस की एग्जामिनेशन जो है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की, वो हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट।